Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 6 that is materials around us. It is the chapter 6 from the class 6 science book. तो जो भी बच्चे क्लास 6 के हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसको डिस्कस किया जाएगा। जो आपके क्लास में आपको अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो के अंत तक जरूर अच्छे से बने रहिएगा क्योंकि सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा बच्चों। ओके, तो जो चैप्टर 6 है मटेरियल्स अराउंड अस, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को जो देखते हैं उसके बारे में जानना है इसमें। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई लिखाई में किसी तरह का हेल्प चाहिए तो तुम लोग बच्चों जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। तो सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लो बच्चों ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 6 मटेरियल्स अराउंड अस। इट इज द 6th चैप्टर फ्रॉम द क्लास 6 साइंस बुक। ओके बच्चों, तो हर चैप्टर की तरह इसमें भी कोटेशन से स्टार्ट है। संस्कृत का कुछ लिखा हुआ है जिसका हिंदी में मतलब हो गया कि द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द क्रूशिबल अ वेसल यूज्ड टू मेल्ट सब्सटेंसेस आर क्ले एंड आयरन। ठीक है, तो ये रस रत्न समुच्चय के 10.3 पार्ट में लिखा हुआ है कि जिन मटेरियल्स को मिलाकर के क्रूशिबल वेसल बनाया जाता है जो कि मिट्टी और लोहे से बनता है। तो मटेरियल के बारे में बताया हुआ है कि वो मटेरियल जिसमें चीजों को गलाया जाता है, ठीक है, चीजों को गलाने के लिए जिसमें हाई टेम्परेचर लगता है। तो जिसमें चीजों को गलाया जा रहा है तो यानी जिस भी बर्तन में जिस भी ऑब्जेक्ट में चीज को गलाया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट तो नहीं गले, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट मजबूत बनाया जाता है। तो इसलिए इस सब चीजों का जानकारी बहुत पहले से ही, एंशिएंट टाइम से ही हमारे भारतीय सभ्यता में इन सब के बारे में जानने को मिलता है। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको ध्यान से देखना। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, घूलन एंड शीता आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास आफ्टर द समर ब्रेक। ठीक है, तो गर्मी की छुट्टियों के बाद और स्कूल खत्म होने के बाद नया क्लास में जाने के बाद घूलन और शीता बहुत एक्साइटेड है अपने नए क्लास में जाने के लिए। दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग। What have you brought to school today? Ask शीता। तो वो अपने क्लासरूम में आते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो घूलन से शीता कह रही है कि तुम आज स्कूल में क्या लाए हो? What have you brought to school today? शीता पूछ रही है। तो घूलन कह रहा है, Look, I have a new notebook। देखो मैं एक नया नोटबुक लाया हूँ। I also have a new notebook and a pen। तो शीता भी कह रही है कि मैंने भी एक नया नोटबुक भी लाई हूँ और एक नया पेन भी लाई हूँ। Further, after some time, Madam Vidya, their science teacher, enters the class and starts interacting with the students to draw their attention to many things they use in their daily life। तो कुछ समय बाद क्लासरूम में मैडम विद्या एंटर करती हैं जो उनकी साइंस की टीचर हैं। वो बता रही है बच्चों को, बात कर रही हैं कि वैसे चीजें बनाने के लिए जो वो डेली लाइफ में इंटरेक्ट करती हैं, जिनसे वो मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे वो आपका स्केल हो, पेंसिल हो, रबर हो, शार्पनर हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, बुक्स हो, नोटबुक्स हो, स्कूल बैग हो, शूज हो, टाई हो, क्लोथ हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है, आपका स्पोर्ट्स का चीज हो, चाहे खेलने के लिए हो, चाहे बॉल हो, बैट हो, आपका लंच बॉक्स हो, तो इस तरह की चीजें, किसी भी चीज को उसको ड्रॉ करने के लिए मैडम विद्या कह रही हैं। शी आस्क, वो पूछती है, हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो भी बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं फिर मैडम विद्या उनसे पूछ रही है कि ये सब कैसे समान है या फिर अलग है एक दूसरे से। व्हाट आर देयर शेप्स एंड कलर्स, वो किस आकार के हैं या किस रंग के हैं। हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम, कैसा महसूस होता है जब तुम उसे छूते हो। ठीक है, यानी उन चीजों को जिसके बारे में ड्रॉ किया गया है उन सबको छूने के बाद कैसा महसूस होता है। आर सम ऑफ देम हेवियर देन अदर्स, उनमें से कुछ क्या ज्यादा भारी है दूसरों से। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, क्लोथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन। जो भी हमारे चीज के आसपास चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट, किसी ना किसी मटेरियल, ठीक है, मटेरियल को हिंदी में हम लोग कहते हैं बच्चों पदार्थ, तो हिंदी में कहते हैं पदार्थ। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ होता ही है, चाहे वो पेपर का हो, वुड का हो, लकड़ी का हो, क्लोथ कपड़ा का हो, ग्लास का हो, शीशे का हो, मेटल लोहे का हो, प्लास्टिक हो, मिट्टी का हो एंड सो ऑन। एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज अ मटेरियल। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा चीज जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, कोई चीज बनाया जा रहा है, तो उसको लोग मटेरियल कहते हैं। सो दिस हैज बीन ऑब्जर्वेशन पुट बाय द मैडम विद्या टू द स्टूडेंट्स। सो एक एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे, लेट अस आइडेंटिफाई, इसमें पहचानना है कुछ। Make a list of objects you see around and also write the names of the materials they are made up of। ये तो कुछ ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है बच्चों और वो किस चीज का बना हुआ है वो भी लिखना है। जैसे क्लासरूम में होता है फैन, तो फैन किससे बना हुआ है, तो मेटल से बना हुआ है, आयरन लिख दीजिए, मेटल लिख दीजिए। फिर डेस्क होते हैं तो डेस्क किस चीज से बना हुआ है, तो ये भी मेटल का हो सकता है या फिर वुड का हो सकता है। तो इस तरीके से और भी कोई ऑब्जेक्ट अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो किस चीज का बना हुआ है। ज्योमेट्री बॉक्स मान लीजिए, ठीक है, तो वो किससे बना हुआ है, तो प्लास्टिक से बना हुआ है। तो इस तरीके की चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं तो उसका मटेरियल भी लिखना रहेगा इसमें।
Based on everyday observations, one can conclude that objects are made up of various materials. ठीक है, तो हर दिन के ऑब्जर्वेशन पे कोई कह सकता है, सब कोई जान सकते हैं कि अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों से बना हुआ है. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट, हर चीज किसी ना किसी अलग मटेरियल, किसी ना किसी अलग धातु से बना हुआ है, चीज से बना हुआ है. सो हेज एन, डू यू नो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. Earliest pottery found in the Indian subcontinent dates back to 7,000 to 8,000 years in the Ganga plains. तो पहले का जो बर्तन पाया गया है भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, वो लगभग 7 से 8,000 साल पुराना है, आज से 7,000 साल पुराना. गंगा प्लेन्स, ठीक है, तो लहुरदवा जगह का नाम है. एंड इन बालूचिस्तान मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ ये सब इंडस वैली सभ्यता के समय का है. तो इन सबको जाना गया है, जो बर्तन पाए गए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, गंगा प्लेन्स में. About 4000 BCE onwards, Sindhu Saraswati developed techniques of wheel-turned pottery production. तो आज से लगभग 4,000 साल पहले, 4000 BC, यानी लेकिन आज से लगभग 6,000 साल पहले, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2000 साल में रह रहे हैं, तो आज से 6,000 साल पहले सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी, तो वहां पे उन लोगों ने व्हील टर्न्ड पॉटरी प्रोडक्शन किया था. व्हील टर्न यानी अपने कुम्हार को देखा होगा कैसे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है, गोल गोल चक्री घुमाते हुए, तो उसमें वो मिट्टी के बर्तन को आकार देता है. तो ये 4-6,000 साल पहले इसका आविष्कार किया गया था सिंधु सभ्यता में. पिगमेंटेशन, उसके ऊपर जो कलर वलर किया जाता है, उस तरह की चीजें. एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्टिव और डेकोरेटिव कोट्स, ठीक है, तो उसको बर्तन को बचा के रखने के लिए अगर उसके ऊपर किसी चीज का लेयरिंग किया जा रहा है, या फिर उसको सजाने के लिए किसी चीज का लेयरिंग किया जा रहा है. डेकोरेटिव कोट्स ऑफ मल्टीपल कलर्स, अलग अलग रंग का. डेकोरेटिव पेंटिंग, अलग अलग पेंटिंग बनाना उस पर. These techniques became further sophisticated during the सिंधु सरस्वती. तो ये सिंधु सरस्वती के समय में और ज्यादा नाजुक काम इसको बना दिया गया था ताकि और सुंदर दिखे. तो सिंधु सरस्वती को हम लोग बच्चों हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पढ़ते हैं, तो इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है सोशल साइंस की वीडियोस में, तो उसको आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं. एवरीथिंग हैज बीन अपलोडेड. So Harappan civilization around 2600 to 1900 BCE with a bright red surface painted with black colored designs displaying geometric patterns. तो ये उस समय के बर्तन में सब दिखा गया है कि चमकदार लाल रंग का सरफेस है और उस पर ब्लैक कलर का भी पेंटिंग किया गया है, जो कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को डिस्प्ले करता है. एंड एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, एक्वाटिक कहने का मतलब कि पानी का और जमीन का जो एनिमल्स जानवर को है, उसका भी डिजाइन उसमें बनाया गया है. The clay used for making pots, dishes, bowls and other items was carefully selected and cleaned. तो जिस भी मिट्टी का इस्तेमाल करके ये सब बर्तन बनाए गए थे, तो वो सबको बहुत बढ़िया से चुना गया था उसको, ठीक है, उसको साफ किया गया, सिर्फ छाना भी गया, उन मिट्टियों को छाना भी गया, क्योंकि अगर उसमें कंकड़ पत्थर आ जाएंगे तो वो डिजाइन से इसे बनेगा नहीं, वो बहुत कमजोर हो जाएगा. नीडेड, उसको अच्छा से आकार दिया गया. टर्न्ड ओवर अ व्हील एंड फाइनली बेक्ड इन किल्स, ठीक है, किल्स का मतलब क्या, भट्टी, जिसमें टेराकोटा के बर्तन हो या फिर खिलौने हो, तो उनको पकाया जाता है. तो ये सारा प्रोसेस है. ऑल ऑफ दिस प्रोसेसेस हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. Pots were used for various purposes, for cooking to storage of food grains. ठीक है, तो जो बर्तन बनते थे वो अलग अलग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए, या फिर खाना को उसमें रखने के लिए भी, फिर ऑयल, तेल रखने के लिए, घी रखने के लिए, और भी उस तरह की चीजें. Some very large storage jars and other pottery items are exhibited at the National Museum, New Delhi. कुछ बड़े बड़े बर्तन हैं और भी मिट्टी के भी बर्तन हैं, तो उन सबको नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है. Alright, so these are the observations which we see about the objects around us. Let us एक्सप्लोर मटेरियल्स फर्दर. अब आगे भी हम लोग मटेरियल्स को और अच्छे से जाने. हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स को कैसे ग्रुपिंग किया जाता है. सो हियर इज एन एक्टिविटी, लेट अस ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स शोन इन फिगर 6.1 में जो फिगर्स, जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इस फिगर में, तो इन सबको लिखना है, ग्रुप बनाना है based on any common properties such as shape, color, hardness, softness, shine, dullness or materials they are made up of. So these are the categories upon which you can group them. Like उनके shape पे, आकार के हिसाब से, color रंग के हिसाब से, hardness उसकी मजबूती के हिसाब से, softness वो सख्त है या फिर नरम है, shine उसके चमक के अनुसार, फिर dullness और materials they are made up of. डलनेस कहने का मतलब कि वो उसका रंग जो है, शाइनी सरफेस जो है, वो बढ़िया से बना हुआ है या फिर वो फेड हो चुका है, या फिर किसी भी मटेरियल के वो बने हुए हैं. सो दीज आर द मटेरियल्स यू हैव टू ग्रुप इट. विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन द एक्टिविटी. तो किस प्रॉपर्टी के आधार पर आपने उसको ग्रुपिंग किया है. डिड योर फ्रेंड्स ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज. क्या तुम्हारे दोस्तों ने जो ग्रुपिंग किया है, क्या वो सेम उसी प्रॉपर्टीज पे है जिसपे तुमने ग्रुप किया है उसको. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी. और तुम्हें इस एक्टिविटी से क्या सीखने को मिलता है. You must have noticed that an object can be made from different materials. तो तुमने ये ध्यान दिया होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ हो सकता है. And some materials can be used to make more than one object. और कुछ मटेरियल जो है वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाने में मदद आता है. जैसे बच्चों आज के समय में अगर हम लोग प्लास्टिक का एग्जांपल ले, तो प्लास्टिक की मदद से चेयर भी बनता है, पेन भी बनता है, हैंगर भी बनते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्लास्टिक के बनते हैं. तो इस तरह से कि कौन सा मटेरियल यूज किया गया है और क्या उस मटेरियल से और भी ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं.
द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन मतलब विभाजीकरण, उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो वो जो मेथड है जिसकी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव। तो ऑब्जेक्ट्स जो उसको क्लासिफाई किया जाता है कॉमन प्रॉपर्टी पे जो उनमें होते हैं। सिमिलरली वी कैन क्लासिफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज। तो हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं वैसे मटेरियल्स को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार। सो नाउ अगेन वन एक्टिविटी इज हियर, लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल्स वी कैन यूज टू मेक अ टम्बलर। ठीक है, टम्बलर का मतलब क्या बच्चों, ग्लास। ठीक है, छोटा सा ग्लास। तो कौन किस किस मटेरियल से हम लोग टम्बलर बना सकते हैं। फिल इन द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड इन फिगर 6.2। तो कुछ मटेरियल्स का नाम लिखने हैं, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें कि किस किस मटेरियल से टम्बलर बनाया सकता है। लाइक वी कैन मेक इट फ्रॉम प्लास्टिक, फ्रॉम स्टील, पेपर कप भी आते हैं बच्चों, और वुड का भी आता है। ठीक है, तो लकड़ी का भी आता है। सो दीज आर द मटेरियल्स थ्रू व्हिच अ टम्बलर कैन बी मेड। Here's an important question, interesting question, not important, I'll say. It is an interesting question. Would it be good idea to use paper-like materials for making cooking utensils? क्या ये एक अच्छा आइडिया रहेगा कि पेपर जैसे चीजें मटेरियल धातु पदार्थ का इस्तेमाल करने के लिए कोई बर्तन बनाने के लिए? Why can not a tumbler made up of cloth be used for storing water? ये कपड़ा का बना हुआ कोई भी ग्लास है तो उसको हम लोग पानी जमा करने के लिए क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? So here is the answer or some explanation. The materials that are required to make a tumbler should be capable of holding water. तो जिस भी मटेरियल से टम्बलर को बनाया जा रहा है उसमें इतनी क्षमता रहनी चाहिए कि उसमें पानी रुक सके। It should be capable of holding water. What decides which material should be used for making one object? किससे निर्णय लिया जाए कि कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए? So we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. तो हम लोग किसी भी मटेरियल को चूज करते हैं बनाने के लिए कि वो किस उसका प्रॉपर्टी क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। जैसे हम लोग लोहे की मदद से चेयर बनाना चाह रहे हैं या फिर कोई फर्नीचर बनाना चाह रहे हैं या अलमीरा बनाना चाह रहे हैं। तो फर्नीचर क्या है, डेली लाइफ का, उस पर बैठना है, उठना, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। वही अलमीरा जैसा हेवी चीज है अगर मेटल का बना हुआ तो सब लोग मूव नहीं कर सकते, उसके पर्पस पर डिपेंड करता है तो उसमें किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाए। We may use different materials for making different parts of an object. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम लोग अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चों अपने कॉमन एग्जांपल पेन का है, मैं दूंगा यहाँ पे कि पेन जो होता है वो प्लास्टिक का, मान लीजिए कोई प्लास्टिक का पेन है। ठीक है, पेन किसी की भी चीज कर सकता है लेकिन उसका निब क्या रहेगा, मेटल का रहेगा। ठीक है, जिसमें से स्याही निकलती है, जिससे हम जिसकी मदद से हम लोग लिखते हैं वो मेटल का बना हुआ रहेगा। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग मटेरियल्स के भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पेन में भी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल और इंक। तो पेन क्या अलग अलग मटेरियल्स का बना हुआ है, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, फिर इंक चाहिए। फर्दर शीता कुछ कह रही है, व्हाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग मटेरियल का बॉल क्यों बनाया जाता है? सो दिस इज द कंफ्यूजन अबाउट बॉल्स इन द माइंड ऑफ शीता। तो गुलन इसके लिए क्या कह रहा है, क्या ना क्रिकेट बॉल भी यूज टू प्ले टेनिस? क्या हम लोग क्रिकेट के बॉल से टेनिस खेल सकते हैं? तो बच्चों मनोरंजन के लिए तो कुछ भी यूज किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल जो रियल वर्ल्ड गेम होता है तो उसमें क्या जो अलग अलग मटेरियल के हैं उनको यूज किया जाता है। एक्चुअल मटेरियल का जो जिस स्पोर्ट्स में यूज होना चाहिए उस मटेरियल को यूज किया जाता है। तो फिर से क्या एक्टिविटी है, फिगर 6.3 illustrates a variety of balls that are of the same size but made up of different materials. तो ये अलग अलग बॉल्स हैं जो कि सेम साइज के हैं लेकिन अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ फिक्स्ड हाइट। हर बॉल को लीजिए और एक फिक्स्ड हाइट से उसको गिराइए। नोट द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस एंड रिकॉर्ड इट इन टेबल 6.2। ठीक है, तो बॉल गिरने के बाद जो बाउंस हो रहा है तो उसका हाइट को रिकॉर्ड करना है कि कितनी ऊंचाई तक बाउंस होकर के जा रहा है। आइडेंटिफाई द बॉल दैट अचीव्स द हाईएस्ट बाउंस, और फिर उस बॉल को पहचानिए कि सबसे ज्यादा ऊंचा उछल रहा है। सो हियर आर द फ्यू ऑब्जर्वेशंस लाइक टेनिस बॉल, दीस आर द बॉल्स, टेनिस बॉल्स, क्रिकेट बॉल, हैंड एक्सरसाइज बॉल, एंड और भी किसी तरह का अगर बॉल है जैसे बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, लेकिन सबको एक ऊंचाई से गिराना है बच्चों। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना तुम लोग कि एक ऊंचाई से गिराना है, फिर ऑब्जर्वेशन लिखना है कि कौन सबसे ज्यादा उछल रहा है। ओके, उसको करना कुछ खुद से तुम लोग बच्चों। आगे डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोर्ट बॉल्स। ठीक है, तो क्लास में और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गए बॉल्स के, तो उसको डिस्कस करना तुम लोग अपने में। सच एज साइज, उसके आकार के बारे में, कलर, उसके रंग के बारे में, टेक्सचर, छूने में कैसा लगता है वो टेक्सचर, दिखने में कैसा लगता है तो वो टेक्सचर हो गया, एंड हाउ हाई दे बाउंस एंड अंडरस्टैंड, एंड हाउ हाई दे बाउंस, वो कितने ऊंचे उछल पा रहे हैं, एंड अंडरस्टैंड व्हाई बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स, और ये भी पहचानना है कि बॉल्स जो है, गेंद जो है वो अलग अलग खास मटेरियल्स के कैसे बने हुए हैं फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। लाइक क्रिकेट के बॉल से, जो हम लोग एक्चुअल क्रिकेट का बॉल देखते हैं, क्रिकेट जो टीवी में देखते हैं, तो वो वाला बॉल से अगर हम लोग बैडमिंटन खेलना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए कि जो बॉल्स हैं वो अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए अलग अलग स्पीड्स के लिए, तो वो ऐसा क्यों? ऑब्जर्व फिगर 6.4 से हेज एन फिगर ऑफ 6.4 एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन एज मेनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल। और इस फिगर को देखो बच्चों तुम लोग, और इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये कोन हो गया, ये भी एक कोन ही हो गया, बस अलग अलग आकार का है, तो इसको फिर ग्रुपिंग करना है। You might have grouped these objects according to their shapes और by their color और materials they are made up of। ठीक है, तो मटेरियल तो यहाँ कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अगर तुमने इसको ग्रुप किया होगा तो या तो तुमने इसके शेप के आधार पर ग्रुप किया होगा या फिर इसके कलर के आधार पर ग्रुप किया होगा। We have learned that materials may be classified on the basis of their properties। हम लोगों ने जाना कि मटेरियल को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे। ठीक है, लाइक हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, किस शेप का है, किस कलर का है, फिर उसका और भी बहुत सारे फीचर्स है, तो उनके आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको क्लासीफाई किया गया है। For example, in the kitchen, we usually store things in such a manner that similar utensils are placed together। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर किचन को एग्जांपल ले, तो जिसमें यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं, तो वो हो सकता है कि एक ही तरीके का हो और एक ही तरीके से रखा जाए, ताकि उसको सब एक जगह पर हम लोग पहचान सके किस तरीके के बर्तन कहाँ पे है। Similarly, a grocer usually keeps all types of spices in one corner, pulses and grains in another corner, and so on। तो ग्रोसरी यानी कहने का मतलब कि किराने के दुकान वाला जो होता है, वो अपने दुकान के जो सामान होता है, जैसे बिस्किट का सामान हो गया, मसालों का सामान हो गया, अनाज का सामान हो गया, तो वो सबको एक इस तरीके से रखा रहता है कि उसको खोजने में आसानी रहे। अगर आगे कभी दुकान में जाना हो बच्चों, तो देखना, इस बात को भी ध्यान देना, अगर तुम बड़े बड़े मॉल में भी गए होगे, शॉपिंग कम्प्लेक्स में भी गए होगे, तो देखोगे कि सबका एक सेक्शन बना हुआ है कि यहाँ पे बच्चों का सेक्शन है, यहाँ पे अनाज का सेक्शन है, यहाँ पे स्नैक्स का सेक्शन है, यहाँ पे क्लोथिंग का सेक्शन है। दे हैव बीन ग्रुप्ड। तो इसी तरीके से यहाँ पे ग्रोसर का एग्जांपल दिया हुआ है, सिंपल सा। यू मे ऑल्सो विजिट एनी केमिस्ट शॉप। ठीक है, तुम किसी दवा के दुकान में जाओ, केमिस्ट शॉप, एंड इंक्वायर अबाउट हाउ मेडिसिन आर अरेंज्ड, और ये पता करो कि दवाइयों को वो कैसे सजा के रखते हैं कि उन लोग खोज लेते हैं आसानी से। और लेट्स सो दिस वाज आवर नेक्स्ट पॉइंट, आवर थर्ड पॉइंट 6.3, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। सो लेट अस लर्न सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हम लोग मटेरियल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज को जानते हैं। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। किसी भी मटेरियल के अपीयरेंस को, दिखावे को, देखरेख को, उसको ऑब्जर्व करो, उसको पहचानो। मटेरियल्स ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो मटेरियल्स जो है एक दूसरे से अलग अलग दिख सकते हैं। फ्रेशली कट वुड, ताजा कटा हुआ लकड़ी, विच इज अनपॉलिश्ड, हैज अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस। ठीक है, जो पेड़ से कटा हुआ लकड़ी होता है वो बहुत ही अलग दिखने में होता है। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन, और लोहा से अगर कंपेयर किया जाए तो वो लकड़ी जो है लोहा से तो बहुत ही अलग होता है। सिमिलरली आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक, तो वहीं पे आयरन जो है, जिससे कंपेयर लकड़ी का किया जा रहा है, तो वो कॉपर और एल्यूमिनियम से बहुत अलग होता है। तो बच्चों, तो ये अच्छे से याद रखना है इसको कि आयरन जो है सबके सब मेटल्स ही, ओके, लेकिन क्या है कि दिखने में अलग होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं। However, there might be some similarities among iron, copper and aluminium that make them different from wood। लेकिन आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब में कुछ समानताएं भी हैं जो इसको सिर्फ वुड से अलग कर रहा है। ठीक है, आयरन जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम से तो अलग हुआ ही हुआ, लेकिन ये आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ऑल ऑफ दीज थ्री आर मेटल्स एंड ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम द वुड, और सबका सब लकड़ी से अलग ही है। लेट अस डू अ सॉर्टिंग चैलेंज। तो चलो एक सॉर्टिंग चैलेंज किया जाए। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को कलेक्ट करना है। कार्डबोर्ड, वुड, चॉक, पेपर, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉयल एंड एनी आर्टिकल मेड अप ऑफ ब्रास, ब्रोंज एंड स्टील। ठीक है, और भी कोई अगर चीज है जो कि ब्रास, ब्रोंज या स्टील का बना हुआ है, तो इसको कलेक्ट करो। टेक अ लुक एट द पीसेस यू हैव कलेक्टेड। फिर जिन चीजों को तुमने जमा किया है उसको देखो कि कैसा है वो। डू एनी ऑफ दिस मटेरियल्स शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। क्या उनमें से कोई भी मटेरियल चमकता है जब उसके ऊपर लाइट गिर रहा है। ऑब्जर्व देयर टेक्सचर। ठीक है, फिर उसके टेक्सचर को पहचानो। वेदर रफ और स्मूथ, ठीक, उसका सतह जो है वो कैसा है, रफ है या फिर स्मूथ है। कलर एंड अदर नोटिसेबल फीचर्स। ठीक है, जैसा भी हमने टेक्सचर के बारे में कहा, तो उसी तरीके से उसके कलर को भी देखो, और भी अगर कुछ ध्यान देने लायक है, उसका फीचर, खासियत है उसमें, तो उसको भी नोटिस करो। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। और अपने ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में लिखना बच्चों तुम लोग। ग्रुप द कलेक्टेड पीसेस बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि तुम लोगों ने जिन चीजों को तुमने जमा किया है उसके अपीयरेंस के अनुसार भी कलेक्ट कर सकते हो। लाइक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, स्फेयर है, इस तरीके से उसके अपीयरेंस पे उसको ग्रुप कर सकते हो। Materials that typically have shiny surfaces are said to have a lustrous appearance। तो बच्चों ये बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे lustrous, इसको हम लोग पढ़ेंगे lustrous, LUTROUS। इसका मतलब होता है चमक। ठीक है, तो वो मटेरियल्स जिनकी सरफेस जो है वो चमकदार होती है, तो उस वैसे मटेरियल्स को lustrous appearance होता है, वो चमकते हैं, जैसे मेटल हो गया। Such materials with luster are usually metals। ठीक है, तो वैसे मटेरियल्स जिनमें चमक होता है अधिकतर, वो अधिकतर मेटल्स ही होते हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स इंक्लूड, तो मेटल्स के एग्जांपल्स हो गए जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड एटसेट्रा. सो दीज आर दी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स और मटेरियल्स दो विच आर लस्टरस अपीयरेंस, जिनमें चमक होता है. However, some metals may lose their luster and start to look dull or non-lustrous. ठीक है, तो कुछ मेटल्स जो होते हैं जो अपना चमक खो सकते हैं और भद्दा दिखने लग सकते हैं. ठीक है, डल यानी उसका रंग जो है उड़ चुका होता रहता है. और नॉन लस्टरस का मतलब, लस्टरस का मतलब है चमक, तो वैसा चीज जिसमें चमक नहीं है. Due to the effect of air and moisture on them, and this happens because of the air and moisture present on them or in their surroundings. ठीक है, उनके आसपास में जो हवा है, नमी है, तो इसकी वजह से उसका चमक जो है वो गायब हो जाता है. As a result, we often notice the luster only on their freshly cut surfaces. ठीक है, तो जो अगर वैसे मेटल्स भी जिनका शाइन गायब हो चुका है, तो उसको भी अगर फ्रेश किया जाए, उसको भी पॉलिश किया जाए, रब किया जाए, उसके सरफेस को भी चिकना किया जाए, तो उनके फिर से चमक वापस आ सकता है. Non-lustrous materials are those that do not have a shiny surface. ठीक है, तो non-lustrous कहने का मतलब कि जिनमें चमक नहीं है, तो वो मटेरियल्स है जिनका सरफेस जो है शाइनी नहीं है. Some examples of non-lustrous materials are paper, wood, rubber, jute. So these are the few examples like paper, wood, rubber and jute which have non-lustrous materials. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है. गोल्स एंड ओल्ड सेइंग, एक बहुत पुरानी कहावत है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है. ओके बच्चों, तो हर वो स्टूडेंट जो देखने में सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट लग रहा है, होशियार स्टूडेंट लग रहा है, तो वो ऊपर बाहरी से अच्छा कपड़ा पहन लेने से, बाल अच्छे से झाड़ लेने से जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान ही हो गया है. ठीक है, हो सकता है कि वो सबसे ज्यादा बदमाश भी हो. तो इसी तरीके से हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है. नॉट ऑल द मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल्स, और ना ही हर चमकने वाली चीज धातु भी होता है, ना लोहा भी होता है. Surfaces of some materials are made shiny by polishing or coating them with thin layers of plastic wax. ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स का जो सरफेस होता है उसको शाइनी बनाया जाता है, या तो उसको पॉलिश करके या फिर उस पर कोटिंग करके पतले लेयर्स का, चाहे वो प्लास्टिक का हो, मोम का हो या किसी और मटेरियल का हो, विच मेक्स देम लुक शाइनी, जिसकी वजह से उसके ऊपर चमक आ सके. ठीक है, उस मटेरियल के ऊपर चमक आ सके. These materials may not be metals, और ये मटेरियल्स जिसका कोटिंग किया जा रहा है वो जरूरी नहीं कि मेटल ही हो. So here in this point, in this paragraph, we came to know about two terms, lustrous and non-lustrous. Okay, बच्चों, lustrous and non-lustrous. Lustrous मतलब those materials having shiny surface, and non-lustrous means those materials having non-shiny surface. Now further, which materials are hard? कौन से materials जो है वो सख्त होते हैं? When you press different objects or materials with your hands, तो अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मटेरियल को अपने हाथ से दबाते हो, some of them like stones may be hard to compress. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे एग्जांपल लेगा, जैसे अगर पत्थर को दबाते हो तो वो बहुत सख्त रहेगा, उसको दबाने में वो बहुत ही सख्त रहेगा. While others like an eraser can be easily compressed. ठीक है, तो वहीं जैसे एक इरेजर है, रबर हो गया, तो उसको आसानी से दबाया जा सकता है. It can be easily compressed. Take a metal key and use it to scratch the surface of a piece of wood, aluminium, stone, आयरन, कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो एक मेटल का, लोहे का टुकड़ा लो और उसके में से किसी भी सरफेस के जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनके सरफेस को स्क्रैच करने की कोशिश करो. स्क्रैच का मतलब पता ही है बच्चों, खुजाना जैसे जानते हो कि स्क्रैच करते हो अपने आप को, तो उसी तरीके से उस सरफेस को स्क्रैच करो, उसको खोद लो. तो वो सरफेस किसी का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, स्टोन पत्थर का भी हो सकता है, आयरन, कैंडल, चॉक किसी भी है तो उसको स्क्रैच करो. Can some materials be scratched more easily than others? अगर तुमने स्क्रैच किया तो तुम देखोगे कि क्या किसी मटेरियल को है जो आसानी तरीके से स्क्रैच कर सकता है दूसरे मटेरियल्स के कंपैरिजन में. जैसे चॉक हो गया, तो इसको अगर स्क्रैच करोगे तो इसमें से ज्यादा मटेरियल्स निकलेंगे इन कंपैरिजन टू द आयरन. Materials which can be compressed or scratched easily are soft. ओके, तो जैसे लस्टरस और नॉन लस्टरस, दोज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. तो उसी तरीके से वो मटेरियल्स जिनको कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, या फिर उनको स्क्रैच भी किया जा सकता है आसानी से, तो वैसे मटेरियल्स को हम लोग सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं. ठीक है, नरम, बहुत ही सॉफ्ट, चिकना. While other materials which are difficult to compress or scratch are hard. वहीं जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं जिनको बहुत मुश्किल होता है कंप्रेस करना, दबाना या फिर स्क्रैच करने के लिए, तो वैसे मटेरियल्स हार्ड होते हैं. ठीक है, सख्त होते हैं. However, these properties are relative in nature. ठीक है, ये सॉफ्ट और हार्ड जो है ये एक दूसरे से रिलेटिव है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अभी हार्ड है तो वो बाद में सॉफ्ट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, रबर इज हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन. ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जो इरेजर तुम लोग यूज करते हो बच्चों, तो वो एक स्पॉन्ज के कंपैरिजन में, तो स्पॉन्ज का वो बहुत ही नरम होता है, उसको जितना दबाओ उतना दब जाता है. तो वो स्पॉन्ज के कंपैरिजन में रबर जो है वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन एक आयरन के कंपैरिजन में वो रबर सॉफ्ट होता है. Alright. Now again, activity is given. What is the activity saying? Hold the objects given in table 6.3.
ठीक है। तो 6.3 यहाँ पे 6.3 टेबल में कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, तो उनको कलेक्ट करना है, होल्ड करना है विथ योर हैंड्स, और इसको फिर पकड़ना है हाथ से। फील वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड और सॉफ्ट, और यह महसूस करना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको तुमने पकड़ा है वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। फाइंड आउट द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, और वो किस मटेरियल के बने हुए वो भी पता करो। एंटर योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 6.3। सो हियर इज द टेबल 6.3। तो ब्रिक हार्ड एंड बेक्ड क्ले, किस चीज का बना हुआ है, तो मिट्टी का बना हुआ है, तो उसको पका करके। तो इसी तरह से वाटर बॉटल प्लास्टिक हो सकता है, सॉरी हार्ड यहाँ पे हो जाएगा हार्ड, और मटेरियल्स क्या हो सकता है, तो प्लास्टिक हो सकता है, फिर स्टील हो सकता है, ठीक है। वाटर बॉटल अलग अलग हो सकता है। पिलो, तो ये होता है सॉफ्ट होता है, पिलो यानी तकिया सॉफ्ट होता है, ये कॉटन का मान लीजिए, ठीक है, क्लोथिंग के लिए। तो इस तरीके से इसको भरना बच्चों तुम लोग। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको मिलाना और फिर डिस्कस करना। यू हैव लर्न दैट मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो अभी तक तुमने जाना कि मटेरियल्स का अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकता है, लाइक लस्टर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड कलर। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज दैट आर शोन बाय मटेरियल्स, क्या तुम और भी प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हो जो कि मटेरियल्स के द्वारा दिखता है। लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर, तो चलो हम लोग जानते हैं इसको आगे अच्छे से। सो एज एन पॉइंट, एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बताया है बच्चों, कि कलर के आधार पर मटेरियल को ग्रुपिंग किया जा रहा है, फिर लस्टर के हिसाब से, उसके शाइन के हिसाब से, कि अगर जब चमक है तो उसे लस्टरस कहेंगे, चमक नहीं है सरफेस पे तो उसे नॉन लस्टरस कहेंगे। इजिली कंप्रेस हो जा रहा है, देन इट इज हार्ड, और इजिली कंप्रेस नहीं हो रहा है, फिर स्क्रैच भी हो रहा है, सॉरी इजिली कंप्रेस हो जा रहा है, स्क्रैच हो जा रहा है, देन इट इज सॉफ्ट, और इजिली कंप्रेस नहीं हो रहा है या स्क्रैच भी नहीं हो रहा है, देन इट इज हार्ड। नाउ so now we are going to classify the materials upon which we can see or which through which we cannot see। through which मतलब कि उसके आर पार, ओके बच्चों ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट के आर पार। घूलन, शीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ देयर फ्रेंड्स, तीनों दोस्त जो है, सब दोस्त जो है आपस में खेल रहे हैं, लुका छिपी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। घूलन हाइड्स बिहाइंड द वॉल, घूलन जो एक दीवार के पीछे छुप गया। शीता हाइड्स बिहाइंड अ बिग ट्री इन द गार्डन, शीता जो है एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गई बगीचे में जो है। while सारा हाइड्स बिहाइंड द फ्रॉस्टेड ग्लास डोर, ने और सारा जो है एक फ्रॉस्टेड, ये ठीक है ऐसा ग्लास शीशा का दरवाजा है जो कि आर पार थोड़ा बहुत दिख सकता है। विच हैव अ हेजी सरफेस, हेजी मतलब कि थोड़ा दानेदार। सीताज यंगर ब्रदर कैन सी ऑल दिस हैपनिंग थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ हिज हाउस, तो सीता का जो छोटा भाई है वो इन सारे बच्चों को खेलते हुए देख रहा है एक शीशे की खिड़की की मदद से जो उनके घर में बना हुआ है। The materials through which we things can be seen clearly, ओके। तो ये डेफिनेशन है बच्चों, ध्यान दीजिए ना, कि वो मटेरियल जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है, थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वैसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सेलोफेन पेपर हो गया, सेलो टेप जो होता है बच्चों। So these are the few examples of transparent materials, ये materials के कुछ transparent materials के examples हैं, मतलब वैसे materials जिनके आर पार देखा जा सकता है। Why did घूलन, शीता and सारा choose these places to hide, ये तो घूलन, शीता और सारा जो बच्चे खेल रहे थे लुका छुपी, तो उन लोगों ने ये जगह क्यों चुना छुपने के लिए। Do you think it would be possible for Shita's brother to see her and her friends through a closed wooden window of the house, क्या तुम्हें लगता है कि सीता का जो भाई है जो खिड़की से देख रहा है, तो वो क्या एक बंद लकड़ी का खिड़की के आर पर देख पाता। There are many materials through which we are not able to see at all, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। These materials are called opaque, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं opaque। बच्चों ये सब डेफिनेशन वाला चीज है, लाइक ट्रांसपेरेंट अभी हमने जाना, तो दूसरा मटेरियल जो जान रहे हैं वो है ओपेक, दूसरा प्रॉपर्टी जो जान रहे हैं हम लोग ओपेक। तो ओपेक वो मटेरियल्स हो गए जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है, थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स, तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन, वो मटेरियल जिसके आर पार चीजों को देखा जा सकता है, बट नॉट क्लियरली, नोन एज ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। तो जैसे ट्रांसपेरेंट हो गया कि उसके आर पार देखा जा सकता है, ओपेक हो गया जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। लेकिन एक ऐसा भी मटेरियल है जिसके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो उसके आर पार थोड़ा बहुत मतलब कि पता चल जाएगा कि उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार देखा जा सकता है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। बटर पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तो बटर पेपर, बच्चों तुम लोगों ने प्रोजेक्ट इसका किया होगा, बटर पेपर की मदद से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट एक्टिविटी किए होंगे। तो बटर पेपर के आर पार तुम थोड़ा बहुत देखोगे लाइट जो आर पार ट्रैवल कर सकता है, तो बटर पेपर हो गया या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास अगर हो गए तो उसे ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं। दीज आर द ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स।
नाउ लुक एट फिगर 6.5, आइडेंटिफाई एंड लेबल द नेचर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो जो जो बच्चे जिस जिस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं छुपने के लिए, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको लेबल करना है। So here it is given A, लेबल द नेचर ऑफ मटेरियल्स। नेचर कहने का मतलब ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या फिर ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आधार पे तो ए क्या है, तो ब्रिक का वॉल है, ठीक है, ईटे का दीवार है, तो ईट के आर पर हम लोग नहीं दे सकते, तो इसलिए इट विल बिकम एन ओपेक, जिसे हम लोग ओपेक कहेंगे। अब बी क्या है, तो पेड़ है, इसके आर पर भी नहीं दे सकते, तो ये भी क्या हो गया, ओपेक हो गया। सी इज अ ग्लास डोर, सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट। और ये डी जो सीता का भाई था, ठीक है, छोटा भाई, वो एक फ्रॉस्टेड डोर के पास था, वो था या सीता खुद थी, जस्ट मोमेंट बच्चों। ठीक है, सीता जो थी वो फ्रॉस्टेड डोर के पीछे, सारा ये फ्रॉस्टेड डोर के पीछे छुपी है। तो सी जो है ट्रांसलूसेंट कहेंगे इसे। ओके, इसको ध्यान रखना बच्चों, इसको हम लोग ट्रांसलूसेंट कहेंगे, फ्रॉस्टेड डोर के पीछे ट्रांसलूसेंट। एंड डी इज ट्रांसपेरेंट। ओके, डी क्योंकि एक ग्लास है, तो बच्चों इसको अच्छे से समझना, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। फर्दर एन एक्टिविटी इज गिवन अगेन, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो इसको करना तुम लोग बच्चों अपने से आगे। इज वाटर ट्रांसपेरेंट, कैन इट बी मेड ओपेक, क्या वाटर ट्रांसपेरेंट होता है और क्या हम लोग उसको ओपेक बना सकते हैं? तो यस, वाटर इज ट्रांसपेरेंट एंड वी कैन आल्सो मेक इट ओपेक। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाट इज नॉट। ठीक, सॉल्युबल का मतलब हो गया बच्चों घुलने वाला, तो पानी में क्या घुल सकता है और क्या नहीं घुल सकता है। सो हियर घूलन was sweating when he came home after playing in the evening. शाम को जब घूलन खेल करके घर वापस आया तो उसको बहुत सारा पसीना आ रहा था। He was feeling tired and thirsty. वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और प्यासा भी महसूस कर रहा था। घूलन्स मदर मिक्स्ड a spoonful of sugar. घूलन की माँ जो थी उन्होंने एक चम्मच भर के शुगर को मिलाया। A pinch of salt, हल्का सा नमक लिया, and some lemon juice, कुछ लेमन की जूस लिए, in a glass of water, एक ग्लास के पानी में, and offered him this शिकंजी to drink. शिकंजी यानी लेमनेड। ठीक है, जो भी फॉरेन वाला बच्चे हो गए हैं आज के समय में, तो वो लेमनेड समझ जाएंगे, और हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो समझ जाएंगे शिकंजी। तो ये पानी, चीनी, नमक एंड नींबू, इन सबको मिला करके घूलन की माँ ने उसको शिकंजी पिलाया। Ghulan noticed that while his mother was mixing sugar and salt in water, the salt and the sugar disappeared after a while. तो घूलन ने ये देखा कि जब उसकी माँ चीनी और नमक को मिला रही है पानी में, तो चीनी जो है और नमक जो है वो कुछ समय के बाद पानी में पूरी तरीके से घुल गया। Let us try a simple activity to explore how different materials behave when we mix them in water. तो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एक एक्टिविटी की मदद से कि जब अलग अलग मटेरियल्स को पानी में घोला जाता है तो क्या होता है। So is the activity: collect small amounts of sugar, salt, chalk powder, sand, and sawdust. So these are the few amounts of materials which we have to collect, like sugar, salt, chalk powder, and sawdust, sand and sawdust. टेक 5 ग्लास टम्बलर्स। ठीक है, तो 5 ऑब्जेक्ट हो गए, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉल्ट। तो इन पांचों के लिए 5 ग्लास ले लो, 5 ग्लास के शीशे के ग्लास ले लो, ग्लास टम्बलर्स यानी शीशे के ग्लास ले लो, एंड फिल देम अबाउट 2/3 विथ वाटर, और उसके 2/3 तक पानी भर दो। फिर पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर, मतलब सबको एक एक करके उसमें डालो और देखो। और इसको 2 तरीके से करना है, प्रेडिक्ट यानी अंदाजा लगाना, और फिर ऑब्जर्व कि क्या तुमने जो अंदाजा लगाया वो सही है कि नहीं। सो हियर इज द टेबल गिवन, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ बच्चों, इसको करना। Does everything you put in water disappear? Let us read. You might have noticed that some materials completely disappear when mixed in water. तो तुमने ये ध्यान दिया होगा कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो वो पूरी तरीके से पानी में घुल चुका है जब उसको पानी में मिलाया गया। We can say that these materials dissolve in water, और in other words they are soluble in water. ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो मटेरियल्स जो है वो पानी में घुल गए पूरी तरीके से, या फिर वो पानी में घुलने वाले हैं। तो soluble यानी पानी में घुलने वाले, they are soluble in water. Some materials do not mix with water and do not disappear even after we stir them for a long time. कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो पानी में मिलते भी नहीं है और ना ही गायब ही होते हैं, चाहे उनको कितना देर भी पानी में रखो। These materials are insoluble in water. तो ये मटेरियल जो है पानी में नहीं घुलने वाले हैं, these are insoluble in water. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of materials. तो हमारे बॉडी में जो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है, पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग को हेल्दी रखने में। क्योंकि जो हम लोग जो भी खाते हैं उसमें से जितने भी मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, इन सबको डिसॉल्व करके वाटर जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। So here water disappears, what does not?
सॉल्युबल मटेरियल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल मटेरियल इन वाटर। 2 ग्लास में पानी रखा हुआ है और पानी में भी जो घुलने वाले हैं जो नहीं घुलने वाले उसको एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है। मेक योर ओन ओआरएस। ओआरएस हो गया बच्चों ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तुमने देखा होगा कि कई बार अगर तुम लोग को दस्त हो गया या किसी बच्चे को दस्त हो गया है तो उसको ओआरएस का घोल दिया जाता है। ठीक है, टीवी पे ऐड भी देखा होगा तुम लोगों ने बच्चों, ओआरएस का घोल, कि जब अगर पानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब ओआरएस का घोल दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म हो गया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इन सबको जीके का पर्पस से भी याद रखना है बच्चों, ये सब जीके में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो ओआरएस इज यूज्ड टू ट्रीट डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया और अदर इलनेस। तो किसी भी बीमारी की वजह से या फिर डायरिया की वजह से अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब ओआरएस उसको दिया जाता है। These ready-made ORS packets are available in primary health centers and also in the market. ये तो ORS जो है बाजारों में दुकानों में आसानी से मिल जाता है। Each packet is dissolved in a liter of water before use. और हर पैकेट जो भी अवेलेबल है, most of the packets are made in such a way that it can be dissolved in 1 liter water. ठीक है, सारे पैकेट अधिकतर पैकेट जो है वो अधिकतर ऐसे होते हैं कि उसको 1 लीटर पानी में घोला जाना चाहिए। If these are not available, ORS can be prepared at home by mixing 6 teaspoons of sugar and a half teaspoon of common salt in 1 liter of boiled and cooled water. ठीक है, तो अगर ये सब दुकानों में नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो तुम लोग इसे घर पे भी तैयार कर सकते हो बच्चों। ओआरएस के घोल को चीनी मिलाना है 6 चम्मच और 1 चम्मच आधा चम्मच नमक मिलाना है। नहीं, पानी को गर्म करो और उसमें ठंडा करके इसको घोल दो। फर्दर, डू लिक्विड्स लाइक ऑयल, विनेगर एंड हनी डिसॉल्व इन वाटर एक्सप्लोर। तो ये घुलन के द्वारा सवाल इसका कि जैसे ऑयल हो गया, विनेगर हो गया या शहद हो गया, तो इस तरीके के लिक्विड्स क्या पानी में घुलते हैं? अब सीधा व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर, क्या पानी में भी जो गैसेस है उसके बारे में क्या? Some liquids get completely mixed with water. Some do not mix with water and form a separate layer when left undisturbed for some time. तो कुछ लिक्विड्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से पानी में घुल जाते हैं और कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि घुलते नहीं है और अपना एक लेयर बना लेते हैं पानी में कुछ समय बाद। Similarly, some gases are soluble in water whereas others are not. उसी तरीके से गैसेस भी है, कुछ गैसेस भी है जो कि पानी में घुलते हैं और कुछ ऐसे गैसेस जो पानी में घुलते नहीं है, वो बस लेयर बना करके पानी के ऊपर में सरफेस पे तैरने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्स इन वाटर। एग्जांपल के तौर पे तो ऑक्सीजन गैस जो है वो पानी में घुल जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो सीता का जैसे यहाँ पे डाउट था कि व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर, पानी में जो गैसेस है उसके बारे में क्या? तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो पानी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स है उनके लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ है जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स वाटर बॉडी के तो उसको कंज्यूम करते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने 2 फीचर और जाना कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। नाउ हाउ हेवी और लाइट। ठीक है, कोई भी चीज कितना भारी है या फिर कितना हल्का है। हेवी का मतलब भारी और लाइट का मतलब हल्का। ठीक है, लाइट का मतलब रोशनी भी होता है लेकिन यहाँ पे लाइट का मतलब हल्का। हियर एक्टिविटी इज गिवन, लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप्स और बाउल। 3 कटोरी लो या 3 ग्लास लो। फिल ईच कप हाफ विद द प्रोवाइडेड मटेरियल्स। हर कप को जो भी मटेरियल दिया गया है उससे भरो। फिल वन विथ वाटर एंड मार्क इट एज ए। तो एक ग्लास में पानी भरो और उसको ए से मार्क कर दो। सेकंड विथ सैंड एंड मार्क इट एज बी। दूसरे ग्लास में 20 बालू भरो और उसको बी से मार्क कर दो। एंड द थर्ड विथ पेबल्स एंड मार्क इट एज सी। और तीसरे ग्लास में कंकड़ भरो और उसे सी से मार्क कर दो। प्रिडिक्ट विच वन वुड बी हेवियर एंड विच वन वुड बी लाइटर। फिर अंदाजा लगाओ कि कौन सा भारी होगा कौन सा हल्का होगा। वे ईच कप यूजिंग अ बैलेंस। एक छोटे से तराजू की मदद से, अगर अवेलेबल है बच्चों तुम्हारे पास या फिर स्कूल के लैबोरेटरी में अवेलेबल है तो इन सबको फिर मेजर करो, उसको तोलो। And record the readings in your notebook. Compare the data and infer which is heavier or lighter here. From activity 6.8, we can say that any object which is heavier or lighter can be measured in terms of a property called mass. तो ऊपर का जो प्रॉपर्टी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी की मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट या तो भारी है या तो हल्का है उसे हम लोग एक प्रॉपर्टी से इंडिकेट कर सकते हैं, दैट इज मास, MASS. The one which is heavier has more mass. वो जो कि ज्यादा भारी है उसमें ज्यादा वजन है, that is mass, more mass. And the one which is lighter has less mass. और जो हल्का है उसमें वजन कम है, मास कम है उसका। Further, weight is sometimes used in common language for mass. कभी कभार होता है कॉमन लैंग्वेज में हम लोग वेट भी बोल देते हैं मास के जगह पे। ठीक है बच्चों, तो ये कंफ्यूजन वाला चीज नहीं रखना है, जबकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, मास और वेट में बहुत अंतर होता है, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में हम लोग वेट को मास भी कह सकते हैं या फिर मास को भी वेट कर सकते हैं। As it is determined by weighing, you will learn more about mass and weight and their relation in higher classes. ठीक है बच्चों, तो दोनों अलग अलग ही हैं लेकिन आप लोग इसको यूज कर सकते हो, लेकिन हायर क्लासेस में और डिटेल में इसके बारे में जानना रहेगा। तो अभी फिर हम लोगों ने और क्या जाना, हेवी और लाइट के बारे में। नाउ स्पेस एंड वॉल्यूम। तो स्पेस का मतलब हो गया जगह और वॉल्यूम का मतलब क्षमता। अभी समझना इससे। नेक्स्ट डे मैडम विद्या एंटर्स द क्लास। ठीक है, तो पहले दिन की क्लास में मैडम विद्या ने बच्चों को बहुत सारी चीजें बताई, लाइक लस्टरस, नॉन लस्टरस, हार्ड, सॉफ्ट, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, इस तरह की चीजें बताई। अगले दिन मैडम विद्या जब क्लास में आई
ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू ग्रीट हर, सारे बच्चे खड़े हुए उनको ग्रीट करने के लिए. शी रेसिप्रोकेट्स एंड डेलिबरेटली सेज, प्लीज कीप योर बैग्स ऑन योर सीट्स एंड सिट डाउन. अब जो मैडम विद्या है वो अपने बच्चों से कह रही है कि तुम लोग सब अपने बैग को सीट पे रखो और बैठो. ठीक है, बैग को सीट पे रखो. अभी तक बच्चों ने बैग को कहीं और रखा हुआ था, लेकिन अब मैडम विद्या जो एक्टिविटी करवा रही है कि बैग को सीट पे रखो और बैठो. स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट बिकॉज बैग्स आर केप्ट ऑन देयर सीट्स. ठीक है बच्चों, तो बदमाशी करने के लिए तो तुम बैग के ऊपर बैठ जाओगे, अपना पिछवाड़ा टिका लोगे बैग पे, लेकिन जो समझदार बच्चे हैं वो जान रहे हैं कि हमें उस पर बैठने में लदने में बहुत दिक्कत आ रहा है. इट मींस दे आर नॉट एबल टू सिट. ठीक है, सिट सही कहा जाए तो नॉट एबल टू सिट प्रॉपर्ली. क्यों? क्योंकि वहां पे बैग रखा हुआ उनके सीट पे. मैडम विद्या क्या कह रही है, व्हाई आर यू नॉट सिटिंग, तुम लोग बैठ क्यों नहीं रहे हो. द स्टूडेंट्स रिप्लाइंग दैट देयर इज नो प्लेस टू सिट. तो स्टूडेंट ने जवाब दिया इसका कि यहाँ पे बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है. बिकॉज द बैग्स हैव ऑक्यूपाइड द स्पेस, दैट स्पेस. क्योंकि वहां पे जहां पे बच्चे बैठते थे, जहां पे वो लोग बैठते थे, तो उनकी जगह को बैग ने छीन लिया है, वहां पे बैग रखा हुआ है. Continuing the conversation, she provides two identical glass tumblers to the two students and encourages them to pour the remaining water from their drinking water bottles into their respective glass tumblers. ये तो ऐसी बच्चों से बात करते समय कि उनको बैठने के लिए कहा गया, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, तो बात करते करते मैडम विद्या ने दो बच्चों को दो शीशा का ग्लास दिया और उनसे कहा कि उसमें पानी भर दो तुम अपने वाटर बॉटल से. ठीक है, टू फिल देयर वाटर फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स. ऑन pouring water in the glass tumblers, शीशे के ग्लास में पानी भरने के बाद the students observe that one glass tumbler gets half filled with water. तो बच्चों ने ये ध्यान दिया कि जो ग्लास टम्बलर है वो आधा भरा हुआ है शीशा पानी से, while the other is almost completely filled with water. वहीं जो दूसरा वाला ग्लास है वो पूरी तरीके से पानी से भर गया है. Why is the level of water different in two tumblers? और दोनों टम्बलर यानी दोनों ग्लासों में पानी जो भरा हुआ है वो अलग अलग क्यों है. मैडम विद्या elaborates that both tumblers have the same capacity. मैडम विद्या उनको बता रही है कि दोनों ग्लास जो है उन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पानी भरा सकता है. ठीक है, दोनों ग्लास का क्षमता सेम है. द वाटर लेवल्स डिफर इन एज केस, बट क्षमता से होने के बावजूद भी जो उसमें पानी भरा गया है वो अलग अलग है. अगर बच्चों ये ध्यान देना, ग्लास उसमें सेम अमाउंट भरा जा सकता है, लेकिन अभी जो भरा है बच्चों ने वो पानी का मात्रा अलग अलग है उसमें. विच इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज डिफरेंट. ठीक है, उससे पता चल रहा है कि जो ग्लास में पानी है वो अलग अलग है. The water in the first tumbler occupies less space. पहले ग्लास में जो पानी है वो कम जगह लिए हुए है, indicating that the volume of water in this tumbler is less than the water in the other tumbler. तो इससे ये पता चल रहा है पहले ग्लास वाले के कंपैरिजन में कि इसमें पानी जो है वो कम जगह छेके हुए दूसरे ग्लास वाले पानी की कंपैरिजन में. ओके, कम जगह छेके हुए यानी it has covered less space. Okay, it has occupied less space. The space occupied by water represents its volume. ओके, तो स्पेस का क्या हो गया मतलब जगह, और वो जगह जो कि पानी के द्वारा छेका गया है टम्बलर में उसको कहा जाएगा वॉल्यूम. ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए बच्चे समझ लो, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट इट्स वॉल्यूम. किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई जगह छेका गया है, मान लो कि तुम अपना घर पहुंचे, अपना बैग फेंक दिए कुर्सी पे. ठीक है, कहां पे रख दिए, कुर्सी पे रख दिए. देन दैट स्पेस, कुर्सी जो खाली था अभी तक, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया तुम्हारे बैग के द्वारा, तो उसका वॉल्यूम कहलाया वो. Why was I not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely? ये तो शीता या कोई और बच्ची थी जो कि पानी भर रही थी जग से खाली वाटर बोतल में, तो वो पानी नहीं भर पाई. नाउ आई नो द रीजन बिहाइंड इट. तब वो समझी कि उसके पीछे का कारण क्यों, क्योंकि बोतल जो है वो पूरी तरीके से पहले भरा हुआ था. You may have noticed drinking water bottles of different sizes being sold in the market. तुमने देखा होगा बच्चों अलग अलग आकार के पानी के बोतल मिलता है बाजारों में. Have you noticed, क्या तुमने उसमें देखा है 1 लीटर 500 मीटर या 200 मीटर मिलीलीटर, ठीक है 500 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर. क्या तुमने उन बोतलों पे देखा है उस पर लिखा हुआ 1 लीटर 500 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर. रिटन एज नेट क्वांटिटी ऑन द बॉटल्स. तो ये नेट क्वांटिटी है, उसकी क्षमता है, जो उस बॉटल की क्षमता है जो उस पर लिखा हुआ है. These indicate the volume of water in the bottles. ठीक है, तो ये बताता है कि उस बोतल में कितना पानी भरा हुआ है और उस बोतल की कितनी क्षमता है पानी भरने की. The bottles of drinking water and milk are labeled as 500 ml. ठीक है, तो जो भी अधिकतर ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो वाटर बॉटल होते हैं, फिर दूध के जो बॉटल होते हैं, वो आधा लीटर वाला मैक्सिमम दिखता है. ठीक है, 500 ml, indicating the volume. This indicates the volume of that bottle. Further, now you have become familiar with many properties of materials. Okay बच्चों, तो अभी तक तुम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी मटेरियल्स की, जैसे लस्टरस हो गया, नॉन लस्टरस हो गया, हार्डनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गया. ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखा तुमने. However, all materials do not possess all these properties. लेकिन सारा मटेरियल जो होता है उन सब में ये सारा का सारा प्रॉपर्टी हो ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक, जैसे क्रिकेट का बॉल मान लो. ठीक है, तो क्रिकेट का बॉल वो हार्ड है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा हेवी ही हो. ठीक है, प्लास्टिक वाला बॉल अगर होता है
तो वो एक्चुअल क्रिकेट के बॉल्स के कंपैरिजन में तो लाइट होता है ना, तो इसलिए जरूरी नहीं कि हर ऑब्जेक्ट जो उसका हर ऑब्जेक्ट का सारा प्रॉपर्टी उसमें देखने को मिल ही जाए। तो ये भी एक की पॉइंट है बच्चों, ध्यान में रखना है इसका। Now we are going to know about the matter, what is matter, and kind of it is the last point of the chapter. तो बच्चों वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ विषय जरूर शेयर कर देना, ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। Now we are going to know about what is matter. Matter क्या होता है? Okay, here is an interesting question. First we should read it. Are there any properties which can be shown by all materials? If yes, what are those? क्या कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो सारे मटेरियल्स के द्वारा दिखाया जा सकता है? तो ऐसे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं बच्चों जैसे लस्टरस, नॉन लस्टरस, हार्ड एंड सॉफ्ट। इस तरह की प्रॉपर्टीज है जो सारा मटेरियल के द्वारा दिखाया जा सकता है। सो व्हाट इज मैटर? मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टीज दैट आर पोजेस्ड बाय ऑल मटेरियल्स। यस, अपार्ट फ्रॉम लस्टर, जो मैंने लस्टर का एग्जांपल दिया, तो उसके अलावा मास और वॉल्यूम जो है ये दो खास करके दो प्रॉपर्टीज हैं जो हर मटेरियल में होते ही होते हैं। ठीक है, लस्टर हो या ना हो, हार्ड हो या ना हो, सॉफ्ट हो या ना हो, लेकिन इट विल हैव मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ अपना वजन होगा, फिर वो कोई ना कोई जगह जरूर छेकेगा। कैन वी गिव अ जनरल नेम टू एनीथिंग दैट पोजेस दीज टू प्रॉपर्टीज? तो क्या हम उन चीजों को जो ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज को, यानी मास और वॉल्यूम उनमें होता है, तो क्या उसके लिए हम लोग और कोई भी नाम रख सकते हैं? यस, anything that occupies space and has mass is called a matter. So it is the definition for the matter. बच्चों इसको अच्छे से याद कर लेना कि कोई भी चीज जो कि स्पेस छेकती है और उसका अपना एक वजन है, तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, मास यानी वजन जो है, उससे हमें पता चलता है कि उस मैटर का कितना क्वांटिटी है, उसमें कितनी ज्यादा कैपेसिटी है। एंड द यूनिट्स टू मेजर इट आर ग्राम एंड किलोग्राम। So these are the units which we use to measure the quantity or mass or weight of any object. The space occupied by matter is its volume. और जो जगह छेका गया है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस जगह को छेकने को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, उसकी क्षमता। The units to measure the volume are liter and milliliter. और वॉल्यूम को मेजर करने का जो यूनिट है वो हो गया लीटर और मिलीलीटर। ओके बच्चों, फर्दर किलोग्राम एक डू यू नो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कि किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज एसआई यूनिट्स। तो किलोग्राम जो है एक यूनिट ऑफ मास है, जो कि एसआई यूनिट्स, हायर क्लासेस में अच्छे से जानना रहेगा बच्चों इसको। तो ये एक यूनिट है। किलोग्राम इज एब्रिविएटेड इन लोअर केस एज केजी। किलोग्राम को हम लोग केजी शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं, और के जो रहेगा वो छोटा रहेगा। ओके बच्चों, तो इसको रीड करना बहुत ही आसान है कि यूनिट को हम लोग कैसे लिखते हैं। और किसी तरह कोई डाउट आता है तो तुम लोग जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट के माध्यम से, फिर वेबसाइट फोन नंबर के माध्यम से पूछ सकते हो, बट ऑल द सर्विसेज आर पेड। अब यहाँ शीता के दिमाग में या किसी और बच्चे के दिमाग में सवाल चल रहा है, इज एयर मैटर? क्या एयर मैटर होता है? तो बच्चों इसका जवाब पहले मैं दे दूं आप लोगों को कि हाँ, एयर जो है वो मैटर होता है। ये कैसे? कैन ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मैटर? क्या जितने मटेरियल्स हैं हमारे आसपास में, उन सभी को हम लोग मैटर कंसिडर कर सकते हैं? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों से भी इसको डिस्कस करना। फॉर एग्जांपल, वाटर इज मैटर, सैंड एंड पेबल्स आर मैटर एंड सो इज द कप। ठीक है, पानी जो है वो मैटर हो गया, मिट्टी, बालू हो गया, कंकड़ हो गया, ये सब के सब मैटर हो गए। यहाँ तक कि कप भी जो है वो भी एक मैटर हो गया। मटेरियल्स आर टाइप ऑफ मैटर यूज्ड इन द क्रिएशन और मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मटेरियल्स जो है, जिस भी पदार्थ से किसी भी चीज को अगर बनाया जा रहा है, तो वो क्या एक मैटर का टाइप है। ठीक है, मैटर का टाइप यानी दैट मटेरियल हैज मास एंड इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस। We learned that materials look different and behave differently. तो हमने जाना कि मटेरियल्स जो वो अलग अलग दिख सकते हैं और अलग अलग तरीके का व्यवहार कर सकते हैं। We grouped materials on the basis of similarities or differences in their properties. हम लोग मटेरियल्स को ग्रुपिंग करते हैं उनके सिमिलैरिटी यानी क्या समानताएं हैं या क्या विभिन्नताएं हैं, और फिर उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे। We find grouping useful as it helps us study and observe patterns in the property of things. तो ग्रुपिंग हम लोगों को मददगार मिलता है जब हम लोगों ने पढ़ते हैं उनके पैटर्न्स को रिगार्डिंग और उसके प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। Humans have been classifying not only things but also rocks, plants and animals. इंसान जो है वो सिर्फ चीजों को क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि पत्थरों को, पौधों को, जानवरों को, बहुत सारी चीजों को क्लासिफाई किया गया है बच्चों। हम लोगों ने इसके बारे में जाना है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, which has been uploaded on the channel, जिसको तुम चैनल पे जाकर के देख सकते हो बच्चों, को ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो। We have learned about the classification of living world in the chapter diversity in the living world. Okay, तो diversity in the living world चैप्टर में इसके क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिस्कस किया गया है, तो तुम लोग भी ज्वाइन करो और उसको देखना। Just like in the living world, जैसे कि इंसानी दुनिया में, मतलब जिंदा दुनिया में, क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन लिविंग वर्ल्ड इज ऑल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था अलग अलग ग्रुप में, लाइक ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, क्लाइंबर्स हो गए, क्रीपर्स हो गए,
फिर एनिमल्स में एम्फीबियंस हो गए, फिर मैमल्स हो गए। तो इस तरीके से अलग अलग लिविंग वर्ल्ड को जैसे क्लासिफाई किया गया है, नॉन लिविंग वर्ल्ड में भी क्लासिफिकेशन होता है उनके प्रॉपर्टीज की बेसिस पे। तो यहाँ कुछ थिंक ओवर इट, कुछ सोचने वाला बात है। कैन यू थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस द इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक ब्रॉट टू ह्यूमन? कि प्लास्टिक का आविष्कार होने के बाद इंसानों की जिंदगी में क्या बदलाव आया? इज इट अ बून और अ बेन? ठीक है, ये श्राप है या फिर एक आशीर्वाद है? वी हैव एक्सप्लोर्ड एंड अंडरस्टूड द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हम लोगों ने मटेरियल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखा और समझा। यस, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स दैट वी सी टुडे वुड हैव आल्सो एग्जिस्टेड अर्लियर। लेकिन आज के समय में जो हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स देखते हैं वो पहले भी रहा होगा। आई एम क्यूरियस टू नो हाउ पीपल क्लासिफाइड देम देन। तो अब यहाँ जो घूलन है उसी के दिमाग में सवाल चल रहा है कि पहले के लोग उसको कैसे क्लासिफाई करते होंगे। सो हियर द डू यू नो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले के लोग उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। सो दीज ऑफ द थिंग्स आर रिटन इन द इंडियन टेक्स्ट में। ठीक है, इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट, भारतीय पौराणिक टेक्स्ट में सबको लिखा गया है कि कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है इसमें। गरु हेवी, ठीक है, तुम लोगों ने सुना होगा अपने दादी नानी के मुंह से, अपने मम्मी पापा के मुंह से कभी गरु है कि भारी है। ठीक है, लघु मतलब हल्का है। तो इसलिए कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाले पहले के समय में प्रॉपर्टीज हैं, इसको पढ़ना बच्चों। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर दैट इज मटेरियल्स अराउंड अस एंड हियर कीवर्ड्स इज डिस्कस्ड। क्वेश्चन आंसर को बच्चों क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर सीखने को मिला है तो यहाँ तक बने हुए बच्चों और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उसे भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो। या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो बच्चों जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो में वो था चैप्टर 6 दैट इज मटेरियल्स अराउंड अस। इट वाज द चैप्टर 6 फ्रॉम द क्लास 6 साइंस बुक। क्वेश्चन आंसर को हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग।